तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। जैसा कि आप लोगों को अभी तक लाइन इंटीग्रल्स बता दिया गया है और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं या जिसके हमेशा से ही चांस रहे हैं कि वो आएंगे और इस बार भी पूरे चांस रहने वाले हैं कि वो आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस। तो आज का जो हमारा वेक्टर इंटीग्रल का एक नया सेशन होने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली सरफेस इंटीग्रल पे। सरफेस इंटीग्रल का एक ओवरव्यू हम इस लेक्चर में देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और सरफेस इंटीग्रल का यूज कहां पे करते हैं और सरफेस इंटीग्रल को निकालने के लिए किन किन चीजों की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो उन समस्त चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा सरफेस इंटीग्रल का, जिसमें हम लोग उस पे प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं या जिसके हमेशा से ही आने के चांसेस रहे हैं और इस बार भी रहने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करने से पूर्व हम कुछ आपको मोटिवेशनल जो है विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि एक विवेकवान व्यक्ति न तो भविष्य की चिंता करता है और न ही अपने बीते हुए भूत की चिंता करता है। न तो वो भूतकाल का सोचता है, न तो अपने आने वाले भविष्य का सोचता है, बल्कि जो विवेकवान व्यक्ति है पहले वो अपने वर्तमान को अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप लोग भी ग्रेजुएशन पहुंच गए, आप लोग भी विवेकवान व्यक्तियों के ही श्रेणी में है। तो आप लोग पहले अपना वर्तमान अच्छा करिए, भविष्य तो आपका कल को अच्छा करने से पहले आज को अच्छा करना ही पड़ेगा, तब आपका ऑटोमेटिक जो आने वाला कल है वो अच्छा होना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल की कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और सरफेस इंटीग्रल को हम लोग पढ़ते क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और यह लाइन इंटीग्रल से कैसे डिफर करता है, कैसे वो अलग है लाइन इंटीग्रल से। तो चलिए बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल की। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है सरफेस इंटीग्रल, हमने इससे पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने बात किया था लाइन इंटीग्रल और उस पर क्वेश्चंस की। तो आज है सरफेस इंटीग्रल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी सरफेस पे बात होगी, ये किसी सरफेस पे बात होगी। अब सरफेस क्या होता है, एक प्रकार से यह जानिए कि सरफेस एक प्रकार का सरफेस किसे कहते हैं। तो सरफेस अगर देखा जाए तो अगर कोई 3 पैरामीटर रहे किसी चीज को बताने के लिए, अगर 2 पैरामीटर आपस में इंडिपेंडेंट हैं और तीसरा पैरामीटर उन दोनों पे डिपेंड करे, अर्थात तीसरे पैरामीटर के टर्म में उन दोनों तीसरा पैरामीटर उन दोनों के टर्म में लिखा जा सके, तो एक प्रकार का वो सरफेस का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम लोग सर्कल की, तो सर्कल एक क्या है 2D वर्जन है। लेकिन अगर बात करते हैं स्फीयर की, तो स्फीयर उसी का एक 3D वर्जन हो जाता है। आप देखते हैं सर्कल का इक्वेशन आप लोग लिखते हैं x² + y² = 1। इस तरीके से अगर मान लीजिए लिख दिया आपने, एक सर्कल का इक्वेशन है। लेकिन अगर हम इसको 3D वर्जन में लिखना चाहें तो x² + y² + z² = 1। तो ये सर्कल नहीं है बल्कि इसका 2D वर्जन में सर्कल कहलाता है, लेकिन यही जब 3D वर्जन आता है तो ये कहलाता क्या है, आपका एक सरफेस हो जाता है। अब इसमें चाहे तो x और y इंडिपेंडेंट है और z को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं √1 - x² - y²। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं और ये f ऑफ दिस = 0 इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, f ऑफ x y z = 0। तो ये एक सरफेस का निर्माण करते हैं। तो पहले तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि सरफेस और आपका कर्व में क्या अंतर होता है, कि सरफेस कब होता है, कर्व कब होता है। अब ये जैसे ये है, अब ये जो सर्कल 2D में हमने लिखा वो एक कर्व हो गया, लेकिन अगर यही 3D में बात करते हैं तो लोग सरफेस का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे स्क्वायर पढ़ते हैं तो स्क्वायर एक 2D वर्जन है, वो 2D में होता है, 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन अगर उसी का अगर 3D वर्जन देखना हो तो हम लोग बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब में आपको 3 पैरामीटर आ जाते हैं, अब 3 साइड आपकी आ जाती है। अगर बात करते हैं रेक्टेंगल की तो एक 2D में बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं उसी के 3D वर्जन की तो आपका एक हो जाता है क्यूबायड एक 3D वर्जन हो जाता है उस रेक्टेंगल का। तो वो 3D वर्जन में जब आया तो वो एक सरफेस हो गया और 2D वर्जन में रहा तो एक कर्व कह लेते थे हम लोग उसको। सरफेस में क्या होता है कि तीसरे पैरामीटर को उन दोनों पैरामीटर के टर्म में लिखा जा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया वो f ऑफ x y z = 0 इस तरीके से वो फॉर्म करते फंक्शन ऑफ x y z। ठीक है, तो एक ओवरव्यू हमने बताया। जब आप आगे पढ़ेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री करके एक चैप्टर आएगा तो वहां पे इन सभी चीजों की बात करेंगे, लोकल
इक्वेशन सरफेस वगैरह की हम लोग बात करते हैं वहां पे। तो देखिए क्या है यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल्स में कि कंसीडर अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। पहली बात कि हम लोग वेक्टर इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो हमको जो लगाना पड़ेगा इंटीग्रल वो वेक्टर पे ही लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन f है और कंटिन्यूअस 3D सरफेस, अब वहां पे जो हम लोग कर्व लेते थे अब यहाँ पे क्या लेंगे, उसी चीज को हमने नाम दे दिया यहाँ पे 3D सरफेस का। 2D में बात नहीं हो रही, अब 3D में बात करेंगे। अब जो 3D का नाम आया नहीं कि वो सरफेस हुआ नहीं, आप समझ गए कैसे, मैंने बताया अभी एक ओवरव्यू सरफेस का। तो 3D नाम लेते ही यहाँ पे एक सरफेस आ गया, लेकिन सरफेस की प्रवृत्ति कैसी हो, कंटिन्यूअस हो। जैसे कर्व वहां पे कंटिन्यूअस होता था तो यहाँ पे भी 3D सरफेस कंटिन्यूअस होगा और उस सरफेस का नाम है S। देन सरफेस इंटीग्रल इज गिवन एज या डिफाइंड एज, इसको हम लोग डबल वेरिएबल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल आएगा। चाहे यहाँ पे जब बात हो रही है 3D की तो 3D का मतलब क्या, मैं एक फिगर बना रहा हूं रफली इसका, तो ये देखिए 3D में बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहीं ओरिजिन है और देखिए ओरिजिन है। अब एक 3D सरफेस हमने मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अब मान लो हम एक 3D सरफेस ले रहे हैं, ये इस तरीके से कुछ सरफेस है 3D सरफेस, ठीक है। अब एक 3D सरफेस है, अब इस सरफेस का कुछ अपना एक नॉर्मल वेक्टर होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो वो हो जाएगा n कैप, जो कि हमेशा आउटवर्ड होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये आपका कोई 3D सरफेस है, 3D सरफेस जिसको आपने s कह दिया, इसको मान लो हम s कह दे रहे हैं। तो यह 3D सरफेस जो है आपका, इसमें दो वेरिएबल होगा, तब इसलिए डबल इंटीग्रल है। अब दो वेरिएबल क्यों होगा, अब ये थोड़ा समझिए कंसेप्ट। आप चाहे तो सरफेस को एक्स वाई में प्रोजेक्ट कर सकते हैं लाके, आप चाहे यहां पे ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अगर केवल इसको न देखा जाए तो केवल ये एक्स वाई है, जहां पे जेड 0 है, तो ये आपका केवल एक्स वाई प्लेन है। अब अगर बात की जाए इसको छोड़ दिया जाए, केवल इसको और इसको देखा जाए वाई और जेड को, तो ये आपका निर्माण हो रहा है वाई जेड प्लेन का, यह वाई जेड प्लेन है। लेकिन अगर वाई को छोड़ दिया जाए, केवल इनके बीच देखा जाए, तो यह निर्माण हो रहा है जेड एक्स प्लेन का। तो आप इस सरफेस को इन तीनों में से कहीं भी लाके प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहां पे रखे हैं तो केवल यहीं पे रखे। 3D सरफेस में वो फ्री है, चाहे जहां भी रखें आपका मन करे। आपका मन करे यहां पे रख लीजिए एक्स वाई प्लेन में, मन करे वाई जेड प्लेन में रख लीजिए, मन करे जेड एक्स प्लेन में रख लीजिए। तो कोई भी दो वेरिएबल यहां पे आना ही आना। जैसे यहाँ पे एक्स वाई में रखे तो एक्स वाई आएगा, वाई जेड में रखे तो वाई जेड आएगा, जेड एक्स में रखे तो जेड एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक एक्स आ रहा है, एक वाई आ रहा है, या एक वाई आ रहा है, एक जेड आ रहा है, या एक जेड आ रहा है, या एक एक्स आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहे हैं वो दो हैं, इस नाते यहाँ पे डबल इंटीग्रल लगा, इसीलिए इसको कहा गया सरफेस इंटीग्रल। क्यों, क्योंकि किसी एक 3D सरफेस पे हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन का इंटीग्रल लगाया। अब इसको डिफाइन करते कैसे है, इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डीएस। इसको पढ़ते सरफेस इंटीग्रल आ जाए तो समझ जाना कि डबल इंटीग्रल है। अब बच्चे कहेंगे सर हम लोग तो डबल इंटीग्रल पढ़े हैं, तो डबल इंटीग्रल से इससे क्या अंतर है। डबल इंटीग्रल में कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया रहता था कि तुम्हारा सरफेस कहां पे प्रोजेक्ट सरफेस है तो कहां पे, सीधे ही आप लोग डबल इंटीग्रल में ये कोई चीज नहीं रहती थी कि वो वेक्टर है कि क्या है। तो यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, सरफेस 3D सरफेस है, और दूसरी बात वो कहीं फिक्स ओरिएंटेशन में प्रोजेक्ट किया गया है। ये समस्त चीजें यहाँ पे चर्चा की जा रही। तो इस तरीके का हम लोग डबल इंटीग्रल में इस तरीके की बात नहीं रहती थी, हम लोग केवल लिमिट एक्स और वाई, वाई जेड या इस तरीके से उसको सॉल्व करते थे हम लोग। तो यहाँ पे अब सरफेस में इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। और एक चीज और थोड़ा समझिए, अब यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी तो होगा सरफेस का अपना, तो उसको लिखते क्या है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टरों के बीच हमेशा डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस ये भी एक सरफेस इंटीग्रल को ही डिफाइन करता है। जो चीज ये है वही चीज ये भी है, क्योंकि सरफेस तो भैया अपना एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उसका, ठीक है, और जो कि हमेशा आउटवर्ड होता है सरफेस के, उस पर परपेंडिकुलर होता है, जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं। अभी ग्रेडियंट में भी ये चीजें हम लोग बात किए थे। अगर इतना लंबा चौड़ा अगर हम लोग डिफिनीशन न समझ पावे तो और कैसे हम लोग उसको दूसरे शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि एन इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएट,
अगर कोई इंटीग्रल है जिसको इवेलुएट किया जाए ओवर अ कंटिन्यूअस सरफेस, किसी कंटिन्यूअस सरफेस के लाइन, देखो ये जो सरफेस है कंटिन्यूअस है क्योंकि कहीं से बीच में ब्रेक नहीं आया। सरफेस कंटिन्यूअस तब होता है जब कहीं से ब्रेक ना आवे, आप बिना पेन उठाए खींच दो, उसका पूरा कर्व ट्रेसिंग कर दो तो आपका एक कंटिन्यूअस सरफेस का निर्माण हो गया। लेकिन अगर एक ठो यहां खींच लिए फिर उसके बाद जाके यहां खींचे तो बीच में ब्रेक आ गया ना, तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस सरफेस है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई इंटीग्रल है उसको इवेलुएट हम लोग करना चाह रहे हैं किसी कंटिन्यूअस सरफेस के लाइन, तो जो हमारा इंटीग्रल होता है उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। और डिफाइन इस तरीके से करते हैं, लिखते इस तरीके से हैं। तो एक सिंपल डिफिनीशन हुई, एक हमने ओवरव्यू इसका दिया। अब हमको जरूरत क्या पड़ने वाली अपने सरफेस इंटीग्रल को निकालने के लिए, पहला क्वेश्चन में तो ये चीज आपको दिया रहेगा जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। दिक्कत कहां से आने वाली है, आपको क्या चीज आपको अपने से समझ के वहां पे निकालना है, वो है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर और डीएस अर्थात सरफेस। सरफेस जो हमको दिया है उसका ओरिएंटेशन हमको पता करना होगा कि वो किसमें प्रोजेक्ट किया गया है, तो उस हिसाब से हम लोग सरफेस में डीएस की वैल्यू को लेंगे। डीएस उस हिसाब से हम लोग उसको निकालेंगे। किस हिसाब से निकालेंगे कि वो चीज कहां पे रखी गई है, कहां पे उसका ओरिएंटेशन है, कहां पे उसको प्रोजेक्ट किया गया है, एक्स वाई प्लेन में किया गया है कि वाई जेड प्लेन में किया गया है कि जेड एक्स प्लेन में किया गया है, जैसा प्लेन उस हिसाब से डीएस की वैल्यू। और ठीक उसी प्रकार एन कैप पे भी बात करते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो हमको पता यह करना पड़ेगा कि जो हमारा सरफेस है, जो सरफेस है वो किस एक्सिस के पैरेलल है या एक्सिस किस प्लेन में है। मतलब हमको यह पता करना पड़ेगा कि जो हमारा प्लेन जो एन कैप है उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि हमको सरफेस हमारा कहां पे है, सरफेस कहां पे है, या तो एक्सिस में हो या तो प्लेन में होगा, प्लेन में लाई करेगा, या प्लेन के पैरेलल लाई करेगा सरफेस, या दूसरी बात इन दोनों से परे हो, अर्थात ना तो वो प्लेन में लाई करे और ना ही किसी प्लेन के पैरेलल हो सरफेस। तब कंडीशन क्या बनेगी, तो यही तीन कंडीशन इनके लिए भी रहने वाली है और यही तीन कंडीशन आपकी इनके लिए भी रहने वाली है। तो समस्त चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए थोड़ा सा आगे क्या चर्चा करने वाले हम लोग। ठीक है, देखिए क्या है हमारा, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, हम लोग चर्चा करेंगे आपके चर्चा करेंगे हम लोग एप्लीकेशन के बाद कि कैसे हम लोग डीएस और एन को निकालेंगे। ठीक है, तो डीएस और एन को निकालने की हम लोग मंत्रणा थोड़ा सा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग एप्लीकेशन थोड़ा सा समझते हैं इसका कि सरफेस इंटीग्रल का यूज कहां कहां पे होता है। तो देखिए क्या है कि फ्लक्स अक्रॉस सरफेस, अगर हम लोग किसी सरफेस के अक्रॉस, फिजिक्स वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह पढ़े होंगे, और फ्लूइड डायनामिक्स में भी हम लोग इसकी बातें करते हैं। तो इसमें भी इसका एक बहुत बड़ा यूज होता है, किसका, आपके सरफेस इंटीग्रल का। तो अगर F रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल, देन टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ F अक्रॉस द क्लोज्ड सरफेस S इज गिवन बाई सरफेस इंटीग्रल दिस। अर्थात जो हमने लिखा अभी सरफेस इंटीग्रल, हमने बताया ना कि F डॉट एन कैप ds मैंने लिखा है, यह डिफाइन करते हैं सरफेस इंटीग्रल को इस तरीके से। अगर इस F में, F को तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होना है भाई, अगर हमारा F फ्लूइड के केस में उसके वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट करे, तो ये जो पूरा आपका सरफेस इंटीग्रल है यह बताता है उसके फ्लक्स को। किसके फ्लक्स को भाई, सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बताता है आपका सरफेस इंटीग्रल। अब दूसरी बातें करते हैं कि हमने जैसे सॉलिनॉइड पढ़ा था, रोटेशनल पढ़ा था, भाई कर्ल जीरो होता था तो कह देते थे कि रोटेशनल है, लेकिन अगर डाइवर्जेंस जीरो होता था वेक्टर पॉइंट फंक्शन का तो कहते थे क्या कि वो एक आपका सॉलिनॉइडल है। तो यहाँ पे अगर सॉलिनॉइडल वेक्टर चेक कर रहा है लाइन इंटीग्रल के केस में, तो हम लोग सीधे कहते हैं कि अगर सरफेस इंटीग्रल किसी का जीरो हो जाए, अर्थात एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है
और उसका हम लोग निकाले सरफेस इंटीग्रल और वो हो जाए हमारा क्या 0, तो हम लोग कह देते हैं कि f हमारा क्या है एक सोलेनोइडल वेक्टर है। कब कहेंगे? जब हमारे सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी तब। सरफेस इंटीग्रल अगर नॉन जीरो हुआ अर्थात 0 नहीं हुआ तो हम लोग सोलेनोइडल नहीं कहेंगे उसको। सोलेनोइडल कहने के लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या कि आपको उसको 0 होना पड़ेगा उसके सरफेस इंटीग्रल को, तभी हम लोग f को क्या कह पाएंगे कि वो एक सोलेनोइडल वेक्टर है। तो ये आपका दो बहुत बड़ा उपयोग हुआ। अब ये सब चीजें इसे पूछी नहीं थी, मैं केवल बेसिक आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें जब तक नहीं समझ में आएंगी आप लोग कितना भी मेहनत कर लीजिए आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आना। थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है। अगर लाइन इंटीग्रल आप लोग देखें तो इसको और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, तो इसीलिए पहले आप लोग लाइन इंटीग्रल के वीडियो को जरूर देखें, उसके तत्पश्चात ही इसे देखें तो और अच्छे से समझ में आने वाला है। अब हमने बात क्या की थी कि भैया ds और n कैप का निर्धारण कैसे करेंगे, उनको कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया कि इसमें 3 फैक्टर काम करेंगे। भैया सरफेस पे ही सारा खेल टिका हुआ है, प्लेन तो रहेगा ही 3D आपका 3D में बात होगी, क्योंकि सरफेस आपका 3D है तो 3D पे प्लेस्ड किया गया है। अब तो हमको 3 बातें यहां पे बहुत बेसिकली जानना पड़ेगा कि कैसा ओरिएंटेशन है उस सरफेस का प्लेन के साथ, तो उस पर डिपेंड करेगा पूरा हमारे सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू। तो पहले चीज हमने यहां पे बताया था कि हमारा क्या हुआ, हमने इस तरीके से डिफाइन किया था सरफेस इंटीग्रल को, इस तरीके से हमने डिफाइन किया। यहां पे यस हमने कैपिटल लिया था, हमने इस तरीके से डिफाइन किया। तो हमको जरूरत क्या पड़ने वाली कि हम लोग भैया इसको कैसे निर्धारित करेंगे, इनको कैसे निर्धारित करेंगे, इनको कैसे निकालेंगे और इनको कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं ds की। अब ds किस पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, वो समस्त चीजों को आप समझिए। पहले ds समझेंगे, उसके बाद n कैप समझ लेंगे, तो आधा काम क्या 90% काम आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक लेक्चर में जब सवाल चर्चा करेंगे तो आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि बात कैसे की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए ds पहले कैसे निकालेंगे, तो ds पहले किस पे डिपेंड कर रहा है, किन फैक्टरों पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ा सा वो समझिए। तो ds क्या कहा जा रहा है कि डिपेंड्स ऑन विच प्लेन या द गिवन 3D सरफेस विल बी प्रोजेक्टेड। यह डिपेंड करता है कि किस प्लेन में हमारा जो 3D सरफेस है उसको प्रोजेक्ट किया गया है। अब इसके प्रोजेक्शन के 3 तरीके हो सकते हैं सरफेस के प्लेन में। पहला क्या कि लाई इन दैट प्लेन, यह किसी पर्टिकुलर प्लेन में हमारा सरफेस लाई करे। दूसरा पैरेलल टू द प्लेन, या जिस प्लेन में है हमारा प्लेन के पैरेलल हो, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल हो, माने अगर एक्स वाई है तो उसी में ले जाके उसको प्रोजेक्ट कर दिया, उसके पैरेलल ले जाके प्रोजेक्ट कर दिया, वाई जेड के पैरेलल ले जाके प्रोजेक्ट कर दिया, जेड एक्स के पैरेलल ले जाके प्रोजेक्ट कर दिया। तो पहला क्या है कि किसी पर्टिकुलर प्लेन में ही बैठा रहे सरफेस लेके अपना जगह, और दूसरा कि वह किसी पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल हो, और तीसरा इन दोनों से अलग हो, जो अर्थात न तो वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में लाई करे और न ही किसी पर्टिकुलर प्लेन के वो पैरेलल हो। तो अलग अलग 3 केसों में हमने इसको समझा कि यहां पे 3 केस पॉसिबल है। केस 1 कि किसी पर्टिकुलर प्लेन में वो बैठा हो, केस 2 किसी पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल हो वह, और तीसरा जो इन दोनों में न हो, अर्थात न तो वो किसी प्लेन में लाई करे और न ही वह किसी प्लेन के पैरेलल हो। कौन? सरफेस। अब यहां पे भाई 3 ही प्लेन बन रहे हैं। 3D की बात कर रहे थे, हमने यहां पे बताया 3 प्लेन की बात हमने की। थोड़ा सा यहाँ पे जो फिगर हमने बात किया था, यहाँ पे ओरिजिन था, एक 3D सरफेस मैंने ऐसे कुछ बना लिया, ये हमारा इसके सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और ये हमारा 3D सरफेस S है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे 3 चीजें थी, क्या क्या, ये x एक्सिस है, मान लो ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई था, ये जेड एक्स था, ये वाई जेड था। अब यहां पे ये 3 चीजें थी, समझ आ रही बात। तो यहां पे 3 तो प्रोजेक्शन तो पहले पॉसिबल हुआ, भैया एक्स वाई प्लेन में हो या तो इसके पैरेलल हो, वाई जेड प्लेन में हो या तो इसके पैरेलल हो, जेड एक्स में हो
चाहे उसके पैरेलल हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर एक्स वाई प्लेन में हमारा सरफेस बैठा है, तो एक्स वाई प्लेन में है, तो हम लोग डी एस बराबर क्या लेंगे भाई, ये केवल एक्स और वाई कंपोनेंट है, तो यहां पे डी एक्स डी वाई लेंगे। लेकिन एक चीज और जानिए, अब जरा सा इसका नॉर्मल वेक्टर समझते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक्स वाई एक्सिस के, क्योंकि जो एक्स वाई जेड होता है यह तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये चीजें आपको कठिन लग सकती है क्योंकि थोड़ा सा टफ है, हल्का सा, थोड़ा सा एडवांस है लाइन इंटीग्रल से, लेकिन बहुत कुछ है नहीं इसमें, बस समझ लेंगे एक बार तो कभी नहीं दिमाग से उतरेगा, बस एक बार समझने की जरूरत है। तो हम बात क्या कर रहे थे, एन कैप के कैप पे डी एक्स डी वाई समझ आया, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन है, तो डी एक्स कंपोनेंट तो रहेगा, डी वाई कंपोनेंट है, डी जेड कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि जेड बराबर 0 होता है एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, अब देखिए, अब जरा सा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये तो भाई सरफेस का रहेगा ही रहेगा भाई, इसका सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप तो रहेगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट किसका होगा, उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए, एक्स वाई प्लेन की जब बात करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इन 3D में। तो एक्स वाई के अलांग जब यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात करते हैं, तो एक्स वाई के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर एक्सिस कौन होती है, जेड होती है, नॉर्मल एक्सिस कौन सी होती है, जेड। और जेड के अलांग जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है उसको हम लोग लिखते हैं के, इसके अलांग जो होता है वो आई होता है, इसके अलांग जे होता है, जो कि बचपन से क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जब एक्स वाई प्लेन लिया तो उसके लिए हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन सा हुआ, के कैप। तो हमारा यहाँ पे जो होगा मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन कैप डॉट के कैप हो जाएगा। अच्छा, अगर वाईजेड प्लेन की बात करते हैं तब क्या होगा, वाईजेड की बात किया, अर्थात वाईजेड प्लेन में अब सरफेस को रखा चाहे उसके पैरेलल रखा, तब क्या होगा हमारा, यहां पे दोनों केस है, या तो इसमें रहे या तो उसके पैरेलल रहे, तो भी यही इस तरीका हम लोग लगाएंगे। अच्छा, अगर वाईजेड प्लेन में है या उसके पैरेलल है रखा गया सरफेस आपका, तब क्या होगा, अब तो वाईजेड प्लेन है तो एक्स कंपोनेंट वाला कहानी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी वाई डी जेड। जैसे यहाँ पे डी एक्स डी वाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, डी वाई डी जेड, और ये मॉडुलस ऑफ एन कैप तो भाई रहेगा ही रहेगा सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर। लेकिन अब बात आती है कि वाईजेड डायरेक्शन में कौन सा परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, नॉर्मल का कार्य कौन करता है, कौन इसके परपेंडिकुलर होता है। तो वाई जेड के डायरेक्शन में जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होता है भैया, ये एक्स इसके परपेंडिकुलर होता है, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर कार्य कौन सा करता है, आई। तो यहां पे क्या हो जाता है, डी वाई डी जेड एन कैप डॉट आई का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब तीसरी बात आती है एक्स जेड प्लेन। अब ये एक्स जेड प्लेन में रखें चाहे उसके पैरेलल रखें, तब क्या होगा बात, तो देखिए अब यहां पे वाई वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, अर्थात वो तो 0 होगा भाई, एक्स जेड प्लेन है ना। तब यहां पे क्या बचेगा, डी एस बराबर क्या हो जाएगा, तो डी एक्स डी जेड, और इनके अलांग कौन परपेंडिकुलर का कार्य करता है, उसके अलांग यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। तो देखिए, जब ये प्लेन लेंगे तो ये वाली चीजें हमारे लिए क्या कार्य करती है, ये कार्य करता है हमारा परपेंडिकुलर का नॉर्मल का, तो उसके अलांग यूनिट नॉर्मल क्या होता है, जे कैप। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेक्टर एन कैप डॉट जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अलग अलग प्लेन में, जब प्रोजेक्ट किया जाता है हमारे सरफेस को, तो प्लेन को देखकर हम लोग अपने डीएस की वैल्यू को निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, अब प्लेन रखने के यही 3 तरीके हैं, प्लेन को प्रोजेक्ट करने के यही 3 पॉसिबल वेज हैं। अब बात करेंगे हम एन कैप पे जरा, क्योंकि इन पे चर्चा हमने कर लिया, अब जरा सा इस पे चर्चा करते हैं। बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ है नहीं इसमें, और यही अंतिम टॉपिक है आज का, इसको चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे उसमें बात करेंगे इन पे क्वेश्चंस की। तो बड़े ध्यान से समझिए, थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन है नहीं वास्तव में, क्योंकि मैं बहुत ग्राउंड से इसको पढ़ा रहा हूं, एकदम नीचे से पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, हमने डीएस का निर्धारण करना सीख लिया, अब बात करते एन कैप के निर्धारण की। एन कैप को कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे, एन कैप को कैसे हम लोग निकालेंगे उसकी वैल्यू को। तो जो एन कैप होता है वो मैंने बताया कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है आउटवर्ड टू द सरफेस। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ एन कैप,
अब एन कैप की वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एन कैप के भी होने के तीन तरीके हैं। सरफेस भाई जैसा रहेगा सरफेस उसी पे डिपेंड करेगा हमारा एन कैप। तो जब सरफेस को रखने के तीन पॉसिबल वेज हैं तो एन कैप तो ऑलरेडी वही तीन तरीके होंगे, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होता है एन कैप। तो जब सरफेस के रखने को तीन पॉसिबल तरीके तो एन कैप के भी निकालने के लिए तीन पॉसिबल कंडीशन आएंगी। कौन कौन सी कंडीशन? वही बात यहां पे हो रही है। पहला, कि 3D सरफेस लाई इन अ प्लेन, अगर हमारा 3D सरफेस किसी प्लेन में लाई कर रहा है तब हमारा एन कैप क्या होगा? अगर मान लो एक, हमने यहां पे भी वही फिगर थोड़ा सा बना लेना है रफली आइडिया के लिए आपको। ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, और ये सरफेस मान लो कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। ये ऐसा है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसका, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब देखो, अब हमारा भाई सरफेस तीन तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था, तो एन कैप तो उसी पे डिपेंड है ना भाई। एन कैप जैसा सरफेस रहेगा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, जो एन कैप की वैल्यू है वो भी उन्हीं तीन तरीकों पे डिपेंड करेगी। पहला, वो किसी प्लेन में रखे सरफेस जो है वो किसी प्लेन में लाई कर रहा हो। अब वो प्लेन आपका हो सकता है एक्स वाई वाला हो सकता है वो वाई जेड वाला हो सकता है वो जेड एक्स वाला हो, या एक्स जेड कह लीजिए। इन तीनों में से कोई हो सकता है। अब तीनों होगा, इन तीनों में से कौन सा होगा तो कैसा क्या होगा, इस पे समझते हैं एन कैप को जरा। अगर इन तीनों में से किसी भी एक प्लेन में रख दिया गया सरफेस को, तो जो हमारा सरफेस है, मैंने बताया कि नॉर्मल वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो अगर मान लो एक्स वाई प्लेन में रखा गया, एक्स वाई प्लेन में रखा गया, तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है भाई? एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? जेड वाला। और उसका यूनिट नॉर्मल और नॉर्मल में थोड़ा सा अंतर होता है। यूनिट नॉर्मल माने क्या? उसके मैग्नीट्यूड से वेक्टर के उसमें भाग दे दो नॉर्मल वेक्टर में, तो यूनिट नॉर्मल हो जाता है। मैंने बताया भी इससे पहले वाले लेक्चर में। तो एक्स वाई का जो नॉर्मल वेक्टर होता है जेड। क्यों? क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर होता है जेड। और जेड का यूनिट, इनका यूनिट नॉर्मल एक्स का होता है आई, वाई का यूनिट नॉर्मल होता है जे, और जेड का होता है यूनिट नॉर्मल के। तो एक्स वाई प्लेन में अगर सरफेस रखा है तो उसका नॉर्मल वेक्टर होता है जेड और उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है के कैप। तो हम यहाँ पे बात किससे करते हैं? के कैप। तो अगर 3D सरफेस हमारा किसी पर्टिकुलर प्लेन में रखा है तो उस प्लेन का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वही आपका एन कैप होता है। तो अगर मान लो जो पर्टिकुलर प्लेन में रखा गया है, सरफेस लाई कर रहा है, उसके नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर को ही हमारा जो एन कैप होता है। तो ये क्या होगा? एन कैप आउटवर्ड टू द प्लेन। क्लियर है एकदम? क्यों? क्योंकि एक्स वाई में रखा है तो उसके आउटवर्ड क्या होता है? जेड, उसका नॉर्मल वेक्टर, और उसका यूनिट नॉर्मल जो होता है वो के कैप होता है। वैसे ही अगर यह वाई जेड में रखा होगा तो वाई जेड के अलांग आपका नॉर्मल वेक्टर का कार्य करता है यक्स, और यक्स में यूनिट नॉर्मल की बात करेंगे तो वो होता है आई। तब वहां पे एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई लेंगे। अगर यही जेड एक्स में रखा हो तब क्या करेंगे? इसके परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल वेक्टर होता है वाई, और वाई का यूनिट नॉर्मल जो होता है वो जे। तब यहां पे एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे। एन कैप की वैल्यू जे हो जाएगी, जे कैप। नॉर्मल वेक्टर नहीं है वो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर रहता तो सीधे एन वेक्टर लिखा जाता है। यह यूनिट नॉर्मल वेक्टर माने वो जो उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में है। एक बात ये समझ में आएगी, जब ये बात कब होगी? जब लाई करेगा सरफेस किसी पर्टिकुलर प्लेन में। दूसरी बात क्या है कि जब हमारा जो 3D सरफेस है वह पैरेलल है किसी प्लेन के। अब पैरेलल होने का मतलब क्या भैया? मान लो हम एक, यही मोबाइल है, अगर यह मोबाइल मान लो इसमें डायरेक्ट जाके न रखा हो इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, वह इसके बाहर से ही लग रहा है कि पैरेलल है, यह पैरेलल है आपका, मतलब इसमें जाके डायरेक्ट नहीं रखा गया है, उसमें बैठा नहीं है,
लेकिन लग रहा है कि इसी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, या वाई जेड में वह डायरेक्ट जाके न रखा गया हो लेकिन लग रहा है कि वो उसके पैरेलल है। वैसे ही आपका जेड एक्स में जाके वो डायरेक्ट न रखा हो लेकिन लग रहा है कि उसके पैरेलल है। तो एक बात तो ये चीज पता लग रही है कि अगर यह पैरेलल है तो कहानी तो वही बननी चाहिए भाई, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जो होगा आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर वही होगा। तो बिल्कुल सही कहानी बन रही है भैया, इसके पैरेलल है तो एक्स वाई के पैरेलल है, अगर सरफेस रखा तो उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर जब भी होगा, उसका नॉर्मल वेक्टर एक्स वाई का तो जेड होता है, तो जेड के अलांग जो यूनिट नॉर्मल होता है वो के होता है, तो वो होगा एन कैप। तो वो भी जो इस केस में भी आपका जो आएगा जब सरफेस पैरेलल है किसी प्लेन के, तो यही वाला केस यहां पे भी आता है। क्या आता है? आउटवर्ड टू द प्लेन। क्योंकि मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे, खाली डबल इंटीग्रल सॉल्व करना आना चाहिए और वही मैं सिखा दूंगा आपको एक दो क्वेश्चन में। ठीक है, अब तीसरी बात क्या थी कि अगर सरफेस हमारा न तो इस में रखा हो किसी फिक्स सरफेस हमारा किसी प्लेन में, पर्टिकुलर प्लेन में न तो रखा गया हो और न किसी पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल हो, तब हम लोग बात क्या करेंगे? तब जो हमारा एन कैप है, मैंने बताया अगर सरफेस कहीं प्रोजेक्टेड नहीं किया गया है, वो टेढ़े मेढ़े जैसा मन करा वैसा रख दिया है, टेढ़े मेढ़े रखने का मतलब कि वो न तो किसी प्लेन में लाई कर रहा है न तो वो किसी प्लेन के पैरेलल है। तो मैंने एक चीज बताया था कि ग्रेडियंट का यूज कहां पे करते थे हम लोग? एन वेक्टर को निकालने के लिए। सरफेस का अगर हमको निकालना है नॉर्मल वेक्टर तो सीधा सा काम है उसका ग्रेड निकाल दो, ग्रेड एफ निकाल दो। लेकिन यहां पे बात किससे हो रही? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर वेक्टर ए मिल जाए आपको तो उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ए कैप निकालने के लिए क्या करते हैं भैया? उसका मॉडुलस निकालते हैं, उसके मॉडुलस से इस वेक्टर ए में भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मामला सेट हो जाता है। तो अगर हमको नॉर्मल वेक्टर मिल जाए तो उसका मॉडुलस निकाला जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है यहां से, और इस वेक्टर एन में इस मॉडुलस ऑफ एन से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमको एन कैप मिल जाएगा। बिल्कुल एकदम साफ है। तो एन कैप क्या हो जाएगा भैया? ग्रेडियंट एफ माने वही अपान मॉडुलस ऑफ ग्रेड एफ, माने एक प्रकार से देखा जाए तो क्या? वेक्टर एन अपान में मॉड ऑफ एन, क्योंकि एन हमारा क्या मिलता है? नॉर्मल वेक्टर हमको ग्रेडियंट एफ से मिलता है। तो अगर हमारा इस तरीके का रहे कि वो सरफेस न तो किसी प्लेन में लाई कर रहा है और न ही वह किसी प्लेन के पैरेलल है, तो हम लोग सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए उस सरफेस का ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट का मॉडुलस निकाल लो और डिवाइड कर लो, एन कैप मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि डीएस का निर्धारण कैसे करेंगे, एन कैप को निर्धारित कैसे करेंगे। अब अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन चाहे जो हो, क्वेश्चन में बस पता क्या करना है? वेक्टर एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो ही पता करना है और डीएस पता करना है। डीएस भैया प्लेन देखेंगे किसमें प्रोजेक्ट है हम लोग बता लेंगे सीधे, इससे पहले पढ़े एक्स वाई में है तो क्या डीएक्स होता है, डीएस होता है, वाई जेड में है तब डीएस कैसे निकालते हैं, जेड एक्स में है तब डीएस कैसे निकालते हैं। और अगर वो समझ गए तो हम लोग उसी के आधार पे हम लोग एन कैप को भी निर्धारित कर सकते हैं, यहां सीख लिया। तो अगर डीएस और एन कैप का निर्धारण करना सीख लिया तो एफ तो भाई दिया रहता है क्वेश्चन में, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो बड़े आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जहां भी समस्या हो जरूर पूछिए, हम लोग जरूर उसका सलूशन करेंगे। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो वो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर क्लिक कर दे, जिससे कि जो भी हम लोग वीडियोस दे वो सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो मिलेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में सरफेस इंटीग्रल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए इसी तरीके से, अपना प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिए।